अब मैंने आपसे पहले ही कहा था कि एक मामूली इंसान के हाथों में खिलौना बनना नहीं चाहती। जितनी जल्दी हो सके मुझे उससे छुटकारा हासिल करना है और मेरे ऊपर जो उसके शौहर नाम का लेबल है ना वो हट जाए। इसके बाद अपनी अना की तस्कीन के लिए उसने जो इंतकाम की जंग छेड़ी है ना वो मैं दिल खोल के लड़ सकूं। मैं कोर्ट में केस दायर कर चुका हूँ। कोर्ट की तरफ से दाऊद को 2 मरतबा नोटिस भेजा जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद वो अभी तक जज के सामने पेश नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं वो आपके साथ कंप्रोमाइज करना चाहता है? इसके बाद तो कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। मेरे और दाऊद के दरमियान जो इंसिडेंट हुए हैं वो अना की जंग में तब्दील हो चुके हैं। अब 2 नोटिस भेजने के बावजूद भी दाऊद अगर जज साहब के सामने पेश नहीं हो रहा, इसके बाद कौन सा ऑप्शन बाकी रह जाता है? जीत मेरी ही होनी चाहिए। अब एक ही ऑप्शन बाकी रह जाता है कि दाऊद को बजरिया अखबार नोटिस भेजा जाएगा। अगर इसके बाद भी दाऊद अगर कोर्ट नहीं आया तो कोर्ट आपके हक में एक तरफा फैसला देगी, जीत आपकी हो। ये वो तरीका है जिससे दाऊद और उसके साथी आपको चैलेंज नहीं कर सकते। ये ऑप्शन काफी तसल्ली बख्श है, लेकिन जल्दी से आप 3rd ऑप्शन की जानिब चलिए, क्योंकि मैं अब उसकी शक्ल देखना गवारा भी नहीं करती। नहीं, आप बैठे, मैं रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम करवाती हूँ। हाँ फरीद, हाँ वकील साहब के लिए रिफ्रेशमेंट का इंतज़ाम करवाओ जल्दी। मुबारक हो आपको शहजाद साहब, आपको आपकी बहन मिल गई, मुबारक हो। आपके तावन का बहुत शुक्रिया सर। दरअसल मैं अपनी बहन का सामान लेने आया हूँ। ये कल ही हैदराबाद से रिपोर्ट आई हुई थी। ये आपकी बहन से जो सामान बरामद हुआ था उसकी डिटेल इस फाइल में है। अच्छा हुआ शहजाद साहब आप खुद ही आ गए, अगर नहीं आते तो आपकी बहन का सामान हम आपके घर भिजवा रहे थे। बशीर, जो अलमारी में सामान पड़ा हुआ है ना वो लेके आओ। शायद साहब इसमें तो सिर्फ 12,000 रुपये लिखे हैं, मेरी बहन 2.5 लाख रुपए लेके गई थी। भाईजान, ये हैदराबाद से रिपोर्ट आई हुई है, ये हम भी चैलेंज नहीं कर सकते। आपकी बहन से जो सामान मिला था उसी टाइम आपकी बहन से सिग्नेचर ले लिए थे। अब ये सामान लेके जाएं और हमें अपना काम करने दें। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अपनी बहन से पूछ के आया हूँ। आपका क्या मकसद है भाई? आपने सामान लिया आपका? यार जो है यही लिस्ट में है भाई। हजूर जी सर, आपकी नगरी में सर आपका सामान चला गया सर। सर ओ भाई जाओ ना भाई, जाओ यार, क्या हो गया? यही सामान है भाई, जाओ जाओ। राबिया, ये तुम क्या कर रही हो? ये सवाल तुम्हें मुझसे नहीं अपने आप से पूछना चाहिए। देखो, मुझे ये सारा वाकई सरासर एक ड्रामा लग रहा है, और अगर ये वाकई एक ड्रामा है तो मुझे इस तरह की भोंडे मजाक बिल्कुल नहीं पसंद। मेरे और तुम्हारे बीच मजाक की अब कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही है जिब्रान। और दूसरी बात यह कि ड्रामा और हकीकत में बहुत फर्क है। ड्रामा वो है जो तुमने मेरे साथ किया, और हकीकत वो है जो मैं तुम्हें अभी वहां देख के आई हूँ उस लड़की के साथ।
अब किसी मोहब्बत का मौका बाकी नहीं रहा। राबिया, जो तुमने देखा है वो हकीकत नहीं है। मुझे तो ये सारी एक साजिश नजर आती है जिसमें तुम भी मुलविस नजर आती हो, वरना तुम ऐन उसी वक्त कैसे पहुंच गई? मैं तुम्हें कई दिनों से तलाश कर रही थी जिब्रान, और आज जब मैंने तुम्हें इस लड़की को अपनी टैक्सी में बिठाते हुए देखा तो मैंने तुम दोनों का पीछा किया और वहां तक पहुंच गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारा दिल इतनी जल्दी मुझसे भर जाएगा। देखो राबिया, मेरी बात समझने की कोशिश करो। ठीक है, तुम्हारा वहां ना महज एक इत्तेफाक था, लेकिन मुझे वो लड़की अचानक मिली थी और मैं तो सिर्फ उसकी मदद करने के लिए उसे वहां लेकर गया था। जब तुम मेरी कोई दलील मानने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं तुम्हारी कोई बात क्यों सुनूं? तुमने तो बिना देखे मुझ पे शक कर लिया कि खुदा न खास्ता सेठ दाऊद ने मेरे साथ कुछ गलत किया है। तुम्हें अपनी आंखों से देख के आई हूं उस लड़की के साथ, फिर भी तुम मेरे सामने दलीलें पेश कर रहे हो। नहीं जिब्रान, अब मैं इन हालात में तुम्हारे साथ नहीं रुक सकती। देखो राबिया, जिस बात में आने की जरूरत नहीं है, मिल बैठ के भी हम मसले हल कर सकते हैं। जिब्रान, मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि अब मोहब्बत का वक्त नहीं रहा। जिस तरह से तुम मुझे अकेले छोड़ के जा सकते हो ना, उस तरह जाने का हक मैं भी रखती हूँ। इसलिए अब तुम मुझे रोकने की कोशिश मत करना। तो तुम्हारे चले जाने से क्या मसला हल हो जाएगा? इससे सिर्फ गलतफहमियां पैदा होंगी और कुछ नहीं। मैंने अब अपने आप को ना तकदीर के हवाले कर दिया। अब ये तकदीर जो भी फैसला करेगी ना, मुझे वो मंजूर है। राबिया, रुको। मैंने रुकने के लिए जाने का फैसला नहीं किया था जिब्रान। अब ये मसला मेरे जाने से ही हल होगा। शादी से लेके अब तक उस घर में रह के मुझे अंदाजा हो चुका है तुम्हारी हैसियत कुर्बानी के बकरे से कम नहीं है। तुम्हें कभी किसी मौके में अपनी मर्दानगी दिखाने का मौका ही नहीं मिलता। तुम शायद मजाक कर रही हो ना? मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। लेकिन इतनी सख्त बात आज से पहले तुमने कभी नहीं की। और रही बात कुर्बानी का बकरा बनने की, तो बड़ा भाई होने की हैसियत से घर चलाना मेरी जिम्मेदारी थी। अब्बा की तनख्वाह और मेरी तनख्वाह मिला के पूरा घर चल जाता था और सबकी ज़रूरियात पूरी हो जाती थी। अब रही बात मर्दानगी दिखाने की, तुमने ये बात जिस जाविये से भी की है मेरे लिए बहुत शर्मनाक है। मेरे नज़दीक मर्दानगी घर पे नहीं बाहर दिखाई जाती है। आखिर तुमने क्या सोच के ये बात की है? वहीद महविश को भगा के ले गया। तुम्हारी जगह मैं होती ना, उन दोनों को गोली मार देती। पर तुम्हारे घर में किसी की गैरत नहीं जागी। महविश को जिंदा दरगोर करने की बजाय घर में जगह दे दी। लाना ऐसे माँ बाप पर। ना, तुम्हारा झगड़ा अगर मुझसे है तो मेरे माँ बाप को बीच में लाने की जरूरत नहीं है। जरूरत है। तुम्हारे अब्बा और अम्मा अगर मेरे बस में हो ना, इन दोनों की धुलाई कर दूं। तुम्हारे अब्बा औरतों के चक्कर में लगे हुए, इसलिए तुम्हें जायदाद में हिस्सा देने से मना कर दिया है, ताकि सारा पैसा उन औरतों पे लुटा सके। न जाने परवीन जैसे कितनी औरतों से तुम्हारे अब्बू शादी कर चुके होंगे। अब देखना एक एक करके सब तुम्हारे अब्बा से अपना हक मांगने पहुंच जाएंगी। नायला, तुम्हारी बातें नाकाबिले बर्दाश्त हो रही हैं, इसलिए बेहतर होगा कि अब तुम खामोश हो जाओ। मैं बिल्कुल खामोश नहीं रहूंगी। और तुम्हारी माँ, वो भी कोई शरीफ खातून नहीं है। मैं 100% यकीन से कह रही हूँ, महविश को भगाने में उनका भी हाथ था, पर मैं जाने के उन्होंने किसी को एहसास दिलाया। नायला, मैं अपने बारे में तो ये बातें सुन सकता हूँ, लेकिन अपने माँ बाप के बारे में ये घटिया बातें नहीं सुन सकता।
सुनो तुम शहजाद, तुम्हारी हिम्मत कैसे है मेरी बेटी को थप्पड़ मारने की? अब भी और इसी में मेरे घर से निकल जाओ। मुझे भी ये लगता है कि मेरा जाना ज्यादा जरूरी हो गया। हमेशा तुम लोगों के इशारे पर चलता रहा। मुझ पे मुसीबत क्या आई तो मेरा साथ देने के बजाय मुझे परेशानी में ढकेल रहे हो। जो तुम लोगों को समझ आ रहा है कर लो। मैंने हर्डल से मुकाबला करना सीख लिया। सुन लो तुम लोग, तुम तो हमेशा इसी की तारीफ करती थी ना, आप बताओ। मैं भी आराम से नहीं बैठूंगी, इसके पूरे खानदान को छठी का दूध याद दिला दूंगी। समझ में नहीं आ रहा अम्मा, मैं क्या करूं। इस हादसे के बाद से जिब्रान मुझसे उखड़ा उखड़ा रहने लगा है। यहाँ तक कि मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता। ऐसा लगता है कि सेठ दाऊद ने मेरे साथ कोई गलत हरकत की है। मैंने उसे बहुत यकीन दिलाने की कोशिश की अम्मा, कि वो मेरी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं था। यहाँ तक कि एक दिन वो घर तक छोड़ के चला गया था। कितनी खुश थी तुम वहाँ, न जाने तुम्हें किसकी नजर लगी, न जाने कौन तुम्हारी खुशियों को चुरा कर ले गया। जिब्रान ऐसा नहीं था अम्मा, अचानक से बदल गया है। इसके दिल में अचानक मेरी अहमियत कम हो गई है अम्मा। उसने इतनी आसानी से मुझ पर शक कर लिया, और जब मैंने उसे रंगे हाथों उस औरत के साथ पकड़ा तो उसे वो सब एक होंडा मजाक लग रहा था। हम जितना भी छुपा लें अम्मा, आखिर तो हकीकत अब्बा को पता चलेगी ना। मैं उसे एहसास होने नहीं दूंगी, और तुम भी अपने बाप से कहना कि मैं कुछ दिन रहने के लिए आई हूँ। इस तरह इस मसले को निपटाने का मौका मिल जाएगा। इस रिश्ते में तुम राजी थी और करवाने वाली मैं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें इस आग में तनहा नहीं जलने दूंगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ। समझ में नहीं आ रहा अम्मा, मैं ऐसा कौन सा फैसला करूं जिससे मेरा घर ना टूटे। बेटा तुम परेशान ना हो, अल्लाह कोई ना कोई वसीला जरूर बनाएगा। बेशक ये रिश्ता बना आसानी से है, लेकिन मैं इसे इतनी आसानी से टूटने नहीं दूंगी। ये मेरा तुम्हारे साथ वायदा है। तुमने तो कहा था कि पैसे 2 लाख से ऊपर है, और वो भी पुलिस की तहवील में। तो उन्होंने मुझे 12,000 रुपए क्यों दिए? भाई सरासर झूठ है। मुझे खुद याद है पैसे 2 लाख से ज्यादा थे। किराए और खाने पीने के अलावा पैसे और कहीं भी खर्च नहीं हुए। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि तुम सही हो या पुलिस वाले। उन्होंने मुझे फाइल थमा दी जिसमें वाज़ेह तौर पे लिखा है कि कैश की सूरत में सिर्फ 12,000 रुपए ही बरामद हुए। क्या ये भी गलत है जिसमें तुम्हारे दस्तखत भी हैं? भाई ये मैं आपसे कह रही हूँ, ये मेरे साइंस नहीं है, इनमें कुछ तब्दीली है। तुम्हारी बातों में कोई सदाकत नहीं है महविश। तुम झूठ पे झूठ बोलती जा रही हो। ठीक से ये भी नहीं कह सकती कि पैसे वो वहीद ने उड़ाए। मेरे बस में होता ना तो उस चालाक और मक्कार वहीद को कभी जिंदा नहीं छोड़ता। और साथ में अरे शहजाद, और वो तुम तो थाने गए थे ना, चीजें मिल गई क्या? जिस चीज के लिए गया था नाकाम लौटा हूं। थाने वालों ने मुझे 12,000 रुपए थमा दिए, बकौल आपकी इस बेटी के 2 लाख से ऊपर थे। पूछे इससे आप जरा। माँ मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करे, ऐसे मेरे पास ही थे, मैंने वहीद को भी नहीं दिए थे। अरे तो फिर कहाँ गए पैसे? आसमान खा गया या जमीन निगल गई? जब हैदराबाद में रिपोर्ट लिखी गई थी तो उस वक्त भी 2 लाख से ऊपर का फिगर था। मुझे लगता है कि यहाँ के पुलिस वालों ने कुछ अदला बदली की और गलत रिपोर्ट भाई को पकड़ा दी। दलाइल तो ऐसे दे रही है जैसे बहुत बड़ी स्कॉलर हो। अम्मा इसने हमें कहीं नहीं छोड़ा। अब्बा की इतनी साल की मेहनत की कमाई को इसने पल भर में उड़ा दिया। आज से इस घर में मैं कभी नहीं आऊंगा। सुन लें आप। अरे शहजाद मेरी बात तो सुनो। अरे अरे लोग सो सही।
वैसे मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें भीख मांगने की बजाय शादी कर लेनी चाहिए। ये तो मुश्किल है। तो मतलब है कि तुम खुद ही तैयार नहीं हो इस बात के लिए। कौन बदनसीब लड़की ये नहीं चाहती कि इसकी शादी ना हो। पता है, रोज़ रात को जब मैं भीख मांग कर सड़कों पर ख्वार होते हुए घर आती हूँ तो रोज़ रात को ये सोचती हूँ काश मेरी भी शादी हुई होती और मैं भी एक सुकून की ज़िंदगी गुजार रही होती। हम जैसी लड़कियों की ज़िंदगी में अगर शादी लिखी भी हुई है ना, तो हमारे नसीब में मेरे अब्बा जैसे मर्दी लिखे हैं, लालची, जो बस अपनी बीवी से भी भीख मंगवाएंगे और अपने बच्चों से भी, ताकि उनकी ज़रूरतें पूरी हो सकें। और अगर शादी के बाद भी भीख ही मांगनी है तो इस शादी के अजियत से गुजरने का फ़ायदा, इससे अच्छा ऐसी भीख मांग लूँ। वैसे तो तुम ठीक कहती हो, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर मर्द वैसा ही हो जैसा तुम सोचती हो। ठीक है, लेकिन अब ऐसी भी बात नहीं है कि मेरी किस्मत में बंगले वाले हो। इतनी अच्छी किस्मत भी नहीं है मेरी कि अपनी तकदीर खुद लिख सकूं मैं। शायद हमें अपनी किस्मत खुद लिखनी पड़े। कई सालों की तन्हाइयों ने मुझे ये फैसला करने पर मजबूर कर दिया है कि मुझे ये खलापुर करनी है। तुम तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लग गए हो लड़के। ये इतनी मुश्किल बातें सीखी कहाँ से हैं? हालात और वक्त इंसान को सब कुछ सिखा देते हैं। राबी, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि इस शहर में एक ऐसा शख्स है जो तुमसे शादी करके तुम्हारी ज़िंदगी बदलना चाहता है, तो तुम क्या मेरी बात पे यकीन करोगी? जिब्रान, मैं ना रोज़ हज़ारों मर्दों से मिलती हूँ और मुझे आज तक कभी तुम्हारे जैसा मर्द नहीं मिला जो इतना सच्चा और इतना अच्छा है। और उस दिन जब तुम मेरी खातिर सेठ दाऊद से लड़े थे ना, उस दिन के बाद से ना तुम्हारी इज्जत मेरे दिल में और बढ़ गई है। इसलिए तुम जो भी कहोगे ना, मैं आंख बंद करके उस पर यकीन कर लूँगी। तो फिर मेरा यकीन करो, मैं उस शख्स को जानता हूँ जो तुम्हारी ज़िंदगी बदल कर तुम्हें इन अजियतों से निकाल कर एक पुरसकून ज़िंदगी देना चाहता है। एक बात कहूँ? कहो। देखो, अगर तो वो शख्स जिसकी तुम बात कर रहे हो, जो मेरे बारे में सब जानने के बाद भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार है, वो शख्स अगर तुम्हारे अलावा कोई और हुआ ना, तो मैं इससे शादी नहीं करूँगी। मैंने बड़े मर्दों को आजमाया है जिब्रान, लेकिन आज तक किसी को भी तुम जैसा नहीं पाया। और अगर मेरी किसी से शादी हो भी जाती है तो वो बस अपनी हवस पूरी करने के बाद मुझे इस्तेमाल की हुई हड्डी की तरह फेंक देगा। और मैं अपनी ज़िंदगी के साथ ये समझौता नहीं करना चाहती।
महवेश, जी अम्मा, क्या हुआ? मैंने अपने लिए परेजी खाना बनाया था, कहाँ गया सारा खाना? ये तो खाली बर्तन पड़े में। कहीं तुमने अपने अब्बा को तो नहीं खिला दिया? नहीं अम्मा। अरे तो फिर क्या आसमान खा गया? ओ, कहीं ये इस नई चुड़ैल का काम तो नहीं है? अगर ये इसका काम है ना, तो आज ये मेरे हाथों से नहीं बचेगी। हट यहाँ से। अम्मा, ए औरत, तुझे मेरे बनाए हुए खाने पे कब्जा करने की जुर्रत कैसे हुई? अपने बाप का घर समझाया क्या तूने? ए नकचड़ी औरत, ज्यादा मेरे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। सीधी शराफत से खाना मेरे आगे रख, और ये किसके बाप का घर है अभी साबित कर दूंगी। देख लेती हूँ किसके बाप का घर है। ज्यादा धोस जमाने की कोशिश की ना तो बाल से पकड़ के सुबह दरवाजे से बाहर कर दूंगी। जिसमें जान नाम की चीज नहीं और मेरे मुंह लग रही है, चल दे। मक्कार औरत, पहले तूने मुझसे मेरे शौहर को छीनने की कोशिश की, और अब तू यहाँ आ गई मेरे घर पे कब्जा जमाने के लिए। अगर कल तक तू इस घर से दफा नहीं हुई ना, तो मैं तेरा जनाजा निकाल दूंगी। चुड़ैल कहीं की। मैं तेरा जनाजा निकाल दूंगी, चुड़ैल। अरे तू चुड़ैल है, अपनी शक्ल देखी है तूने? दूसरों के घरों में घुस गई कब्जा जमाने के लिए। कितनी बेशरम औरत है। अरे तुम बेशरम। अपने आप को देखा है तूने कभी? आ गई मेरे घर पे कब्जा जमाने के लिए। है कौन तू? बड़ी आई तकादा करने वाली। मेरा घर है, मेरा घर है। मेरी चीज को हाथ लगाए ना, हाथ तोड़ दूंगी मैं तेरे। क्या मैं तुझे छोड़ दूंगी? मैं भी तेरा जनाजा निकालूंगी इस घर से। तूने मुझे क्या समझा है? मैं बताती हूँ मैं तुझे क्या अब्बा वो क्या हुआ बेटा, ये शोर कैसा है? अब्बा वो अम्मा और परवीन आंटी की बहुत सख्त लड़ाई हो रही है, दोनों एक दूसरे को। माय गॉड, ये क्या मुसीबत आ गई है भाई। मैं खाना बनाओ तेरे लिए। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। बेटा परवीन, क्या मसला बना रखा है तुम लोगों ने? खामोश हो जाओ। रजा, समझा लो अपनी इस चुड़ैल को। अगर इस घर में इज्जत से रहना चाहती है ना, तो मेरी चीजों को हाथ ना लगाए, वरना रोज इस घर में यही तमाशा होगा। तुमने मुझे फिर चुड़ैल कहा? आइंदा तुमने अपने मुंह से ऐसी बात निकाली ना, तो कपड़ों की तरह तुम्हारी धुलाई कर दूंगी। याद रखना मेरी ये बात। अगर सुबह होते ही तूने अपनी शक्ल गुम नहीं की ना इस घर से, तो मैं तेरा जनाजा निकाल दूंगी। चूहों का कीमा बना के खिलाऊंगी मैं तुझे। जिंदगी अजाब कर दूंगी मैं तेरी। अरे चूहों का कीमत तुम्हें नसीब हो। मैं कहता हूँ बंद करो ये बकवास। बहुत देख लिया मैंने तुम्हारा तमाशा। अब मुझ में तमाशा बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं। ये बात कान खोल कर सुन लो। अब अगर तुम दोनों में से किसी ने भी मेरे सामने जबान दराज़ी की, तो मैं घर से बाहर निकाल दूं। रजा, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम इसे समझा दो। अगर यहाँ इज्जत से रहना चाहती है ना, तो मैं दोबारा कह रही हूँ, तमीज से रह, मेरी चीजों को हाथ ना लगाए, वरना मैं इसे इसकी औकात याद दिला दूंगी। मैं भी कोई कमजोर औरत नहीं, ये मेरा भी घर है। इसकी हर चीज पर मेरा भी इतना ही हक है जितना कि तुम्हारा। मेरा जो दिल करेगा मैं वही करूंगी। मैंने जो कहना था ना, कह दिया तुझे। आइंदा तूने अगर मेरी किसी चीज को हाथ लगाया ना, तो हाथ तोड़ दूंगी मैं तेरे। देख लूंगी मैं तुझे। 1.5 फीट की जबान है इसकी, और काट के तवे पे रख दो, फिर सुधरेगी ये। अरे खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। ये क्या अज़ाब है अल्लाह ताला, ये किस जुर्म की पादाश में मुझे सजाएं दे रहा है। मैंने क्या किया है? ये भी दिन देख रहा था मुझे उस शहर का। मेरे पानी नौ है। ये सारा मजा किरकिरा कर दिया इस औरत ने। कब खाने का